तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी की इनकम जो है वो आपकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब। इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये बी में आता है। पहला आता है सेक्शन 60। अब यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। मतलब अगर आप किसी इनकम को ट्रांसफर कर देते हो किसी थर्ड पार्टी को, मतलब आपको इनकम मिल रही कहीं से, वहां पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई ये इनकम जो है मुझे मत देना, इस थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देना, तो वैसे केस में आपके हाथ में ही टैक्सेबल की जाएगी इनकम को। सिचुएशन क्या होती है, व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर द इनकम अक्रूइंग फ्रॉम एन असेट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ असेट। मतलब असेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है, इनकम जो है इस पर्सन को दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से जो रेंट मिल रहा है मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भाई मेरी वाइफ को दे देना या फिर मेरे भाई को दे देना, तो वैसे केस में सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफरर वेदर द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल। तो ऐसे केस में अगर असेट आपने ट्रांसफर नहीं की और आप सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर भी भले इनकम थर्ड पर्सन को मिल रही है बट वो आपके हाथों में ही टैक्सेबल की जाएगी। दूसरा आता है सेक्शन 61, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। रिवोकेबल ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है कि आप असेट को ट्रांसफर कर दे रहे हो, क्योंकि सेक्शन 60 में हिट हो जा रहा है कि असेट ट्रांसफर किए बिना आप इनकम को ट्रांसफर करोगे फिर भी इनकम आपके हाथों में टैक्सेबल होगी। तो लोगों ने क्या किया कि भाई ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बट ट्रांसफर में कंडीशन क्या डाल रहे हैं कि भाई ये जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल है, मतलब कभी भी जो ट्रांसफरर चाहे तो उस असेट को वापस ले सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द जो ट्रांसफरी है। तो यहाँ पे ऐसे केस के अंदर इसको कहा जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। तो एक्चुअल में आपका इंटेंशन असेट को देने का नहीं है, सिर्फ इनकम ट्रांसफर करने के पर्पज से आप ये कर रहे हो। सेक्शन 60 में आप फंस जा रहे हो, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो विद द कंडीशन टू टेक बैक द असेट। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सच इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द एंड्स ऑफ ट्रांसफरर अ ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल। रिवोकेबल कब कहेंगे, कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर री ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट टू द ट्रांसफरर और gives right to reassume the power over the whole or any part of income or the asset। तो मैंने जो बताया वही कि भाई रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब आप वापस से इनकम या फिर असेट को ले सकते हो। तो वैसे केस में भी भले ही आपने ट्रांसफर कर दिया फिर भी उसकी इनकम जो है वो आपके हाथों में ही टैक्सेबल होगी, भले ही थर्ड पर्सन विल बी रिसीविंग द इनकम। फिर आता है सेक्शन 64(1)(2), इनकम अराइजिंग टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंसर्न इन विच इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो ऐसी फर्म या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप अपने स्पाउस को रेम्यूनरेशन दिलवा रहे हो, एक्सेसिव रेम्यूनरेशन मतलब जितना वो डिजर्व करती है उससे ज्यादा आप उसको रेम्यूनरेशन दिलवा रहे हो, ऐसी फर्म या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे आपकी चलती है मतलब आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बेसिकली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअली या कलेक्टिवली विद हिज रिलेटिव्स अगर 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग या 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखता है तो उसकी वहां पे चलती है, मतलब वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस बिजनेस में है ऐसा माना जाएगा, वहां के डिसीजंस को वो इंपैक्ट कर पाएगा। तो वैसी जगह पे वो अपने स्पाउस को जॉब पे रखवा लेता है, एक्सेसिव सैलरी मतलब जितना वो डिजर्व करती है उससे ज्यादा आप उसको रेम्यूनरेशन दिलवा रहे हो, तो उस केस में जो एक्सेसिव रेम्यूनरेशन है दैट विल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सच इनकम अराइजिंग टू स्पाउस इज टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हाउएवर इफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज एट्रिब्यूटेबल to application of for technical or professional knowledge and experience then such income not to be club, जैसे मैंने बताया था वैसे। अब आता है सेक्शन 64(1)(4), इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम असेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने असेट ट्रांसफर की स्पाउस को विदाउट टेकिंग एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब या तो कंसिडरेशन लिया ही नहीं है या फिर इनएडिक्वेट लिया है, तो वैसे केस में वो जो इनकम होगी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली हमने हाउस प्रॉपर्टी में देख लिया था कि लिव अपार्ट के लिए अगर आपने दिया है तो वैसे केस में क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल होता। ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और नॉट इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट फ्रॉम वन स्पाउस टू अनदर शेल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो घर ट्रांसफर कर दे रहे हो विदाउट टेकिंग एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसकी जो इनकम है वो आपके हाथों में ही टैक्सेबल होने वाली है, कोई भी एसेट ऐसी हो सकती है। दूसरा आता है इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो वाइफ को नहीं दे रहा है, हस्बैंड जो है उसके फादर या मदर मतलब पेरेंट्स जो है वो उनके बेटे की वाइफ को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी सिमिलर प्रोविजन होगा। क्या होगा पढ़ते हैं, इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ shall be included in the total income of the transferor
तो यहाँ पे इसका क्रक्स निकाले तो अगर इंडिविजुअल उसके स्पाउस को या फिर इंडिविजुअल के जो पेरेंट्स है वो उसकी स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसकी जो भी इनकम होगी वो स्पाउस के हाथों में टैक्सेबल ना होगे। इन केस जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है या वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही है तो जो ट्रांसफरर है उसके हाथों में टैक्सेबल होगी। और इन केस वेयर पेरेंट्स आर ट्रांसफरिंग द असेट, तो पेरेंट्स के हाथों में, जो भी पेरेंट ट्रांसफर कर रहा होगा उसके हाथों में टैक्सेबल होगी, ना कि जो ट्रांसफरी है उसके हाथों में। अब यहाँ पे ये ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर रहे हो टू द स्पाउस और डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे दूसरा केस बना कि जहां पे लोगों ने डायरेक्टली ट्रांसफर ना कर कर क्या किया कि किसी ट्रस्ट में या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि जो इनकम है ये आप इस पर्सन को दे देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है, या फिर हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इनकम जो है वो मेरे डॉटर इन लॉ को दे देना। तो वैसे केस का पढ़ लेते हैं। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। तो वही मैंने समझाया कि हस्बैंड वाइफ को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी को कर रहा है, या फिर हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको इनकम मिल रही। तो पढ़ लेते हैं। ऑल इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर टू द एक्सटेंट such income is used by transferee for the immediate or deferred benefit of the transferor spouse or son's वाइफ। तो आप ऐसा ट्रस्ट बना देते हो जहां पे इनकम आ रही है वो इनकम सन की वाइफ को या खुद की वाइफ को ट्रांसफर हो रही है। अब आता है सेक्शन 64(1)(a) इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब माइनर चाइल्ड की इनकम जो होगी वो उसके पेरेंट्स में इंक्लूड होगी जिसकी इनकम ज्यादा होगी। पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शेल बी इंक्लूडेड विद द इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर्स इनकम इज हायर वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसीड, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो शादी है वो टूट गई है या फिर डाइवोर्स हो चुका है, तो वैसे केस में जो माइनर को मेंटेन कर रहा होगा उसके हाथों में टैक्सेबल की जाएगी। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि किसकी इनकम ज्यादा है। एक और पॉइंट कि अगर पेरेंट के हाथों में इनकम इंक्लूड की जा रही है तो वहां पे 1500 रुपए का एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो जो भी इनकम आएगी उसमें से 1500 रुपए आपको माइनस कर देने हैं। हाउएवर ये एग्जाम्शन कब मिलेगा, जब आप ओल्ड रिजिम में हो, तभी न्यू रिजिम में ये एग्जाम्शन नहीं मिलता। One more point, following income of minor child shall however not be included in the hands of his or her parents। तो कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे क्लबिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इनकम फ्रॉम मैनुअल वर्क डन बाय हिम और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ माइनर स्किल, तो वो खुद की मेहनत से, खुद की स्किल से कुछ काम कर रहा है और वहां से उसको पैसा मिला है तो वो उसके हाथों में ही टैक्सेबल होगा, ना कि उसके पेरेंट्स के हाथों में। फॉर एग्जाम्पल ये केबीसी में कोई जाते हैं बच्चे जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, उनको जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसा जो है वो उनकी खुद की स्किल या उनके मैनुअल वर्क से मिला है, तो वो उनके पेरेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U, तो कोई जो बच्चा है जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है और वहां पे उसके पेरेंट्स ने उसके नाम पे एफडी करा रखी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्लबिंग नहीं होगी, इवन दो जो पैसा है इनके पेरेंट्स ने दिया है तो उसके हाथों में ही टैक्सेबल की जाएगा। अब आता है सेक्शन 64(2) कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू प्रॉपर्टी ऑफ HUF। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके नाम पे 3 घर है, 2 घर पे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट गिन ले रहे हो, पर तीसरा घर जो है वहां पे डीम टू लेट आउट होकर उस पर टैक्सेबिलिटी आ जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, वो तीसरे घर को ट्रांसफर कर दे रहे हो HUF बनाकर। तो उस केस में HUF में भले ही ट्रांसफर कर दिया पर उसकी जो इनकम है वो आप में ही क्लब होगी, HUF को इग्नोर किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे इस तरह का ज्ञान बताते हैं कि भाई आप HUF में प्रॉपर्टी ले लो, HUF में असेट ट्रांसफर कर दो, बट ऐसा नहीं चलता। अगर आप प्रॉपर्टी जो है वो HUF में भले ही ट्रांसफर कर दो बट क्लबिंग प्रोविजन हिट होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जानता है कि आप टैक्स बचाने के लिए ये काम कर रहे हो। तो ऐसे केस में अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तभी ये HUF के अंदर मानी जाती है। आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आप HUF में भले ही ट्रांसफर कर दो बट वो आपकी प्रॉपर्टी मानकर उस पे टैक्स जो है वो आपके हाथों में ही लगाया जाएगा। तो अगर क्विक समरी करें तो भाई इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट तो भी आपके हाथों में क्लबिंग, आपने ट्रांसफर किया है बट रिवोकेबल वाला है तो भी आपके हाथों में क्लबिंग होगा, आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली फर्म में अपने स्पाउस को नौकरी पे रखवा रहे हो और एक्सेसिव सैलरी दिलवा रहे हो तो वहां पे भी टैक्सेबिलिटी आपके हाथों में हो जाएगी, वो जो सैलरी दी जा रही है उसकी। उसके अलावा आप अपनी वाइफ को या आपके पेरेंट्स आपकी वाइफ को कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से, उस असेट से जो भी इनकम आ रही है दैट विल बी क्लब्ड इन योर हैंड्स, इन योर केस इन योर पेरेंट्स हैंड्स, जहां पे पेरेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली ट्रांसफर करोगे तो भी क्लबिंग होगा, बट आप इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो और वहां से इनकम जो है वो आपके वाइफ
या पेरेंट्स वाले केस में डॉटर इन लॉ को जा रही है तो वैसे केस में भी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा माइनर चाइल्ड का मैंने बता दिया कि भाई माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है अदर देन द इनकम फ्रॉम हिज मैनुअल वर्क और स्किल और इनकम ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ATU की डिसेबिलिटी, इसके अलावा की जो भी इनकम है वो पेरेंट्स के हाथों में टैक्सेबल होगी। बट कौन से पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल करेंगे? जिसकी इनकम ज्यादा है। यहाँ पे 1500 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा, बट अगर न्यू रिजिम में है तो नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में नहीं रह रहे, तो वैसे केस में माइनर चाइल्ड को जो मेंटेन कर रहा होगा उसके हाथों में टैक्सेबल किया जाएगा, भले ही दूसरे पेरेंट की इनकम ज्यादा हो। वो लास्ट पॉइंट था कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू HUF प्रॉपर्टी, तो वैसे केस में आपके हाथों में ही टैक्सेबल किया जाएगा, भले ही वो प्रॉपर्टी आपने HUF के नाम में ट्रांसफर कर दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर धर्मेश हु इज 45 years old and his wife Mrs. Anandi who is 42 years old furnish the following information. Salary income computed of Mrs. Anandi. Mrs. Anandi की इनकम है 9,60,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम माइनर सन A who suffers from disability specified in section 80U, ये सन A के हाथों में टैक्सेबल होगी, इसका क्लबिंग नहीं होने वाला। तीसरा, इनकम ऑफ माइनर डॉटर C फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरियल, ये भी क्लबिंग नहीं होगा, उसका खुद का स्किल लगा रही है वो। आगे, इनकम फ्रॉम गारमेंट ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर धर्मेश, तो ये धर्मेश का इनकम है, ये मिसिस आनंदी का है, अभी तक क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं हुआ। आगे, कैश गिफ्ट रिसीव्ड बाय माइनर डॉटर सी ऑन 2/10/2020 फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसिस आनंदी ऑन विनिंग अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब ये गिफ्ट मिला है वो टैक्सेबल तो होता है, बट ये 50,000 के नीचे है तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाली, यहाँ पे सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होने वाला क्योंकि गिफ्ट इज बिलो 50,000। आगे, इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्कूल, भाई स्कॉलरशिप जो मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है पढ़ाई करने के लिए और उसके साथ में जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसके लिए है, तो ये भी एग्जम्प्ट होने वाली, इसका कोई भी क्लबिंग होने वाला नहीं है। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक मेड आउट ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम स्कॉलरशिप, अब जो स्कॉलरशिप आई इसको इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है अब इसका क्लबिंग हो जाता है क्योंकि इसमें इसका कोई भी टैलेंट, इसकी स्किल, इसका कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्लबिंग सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, बाकी के 4 केस जो हैं वहां पे क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। सैलरी मिसिस आनंदी की 9,60,000, मिस्टर धर्मेश की ट्रेडिंग बिजनेस से इनकम। इसके बाद क्लबिंग की बात करें तो 3,08,000 जो है वो 80U वाला सफरिंग है, तो यहाँ पे माइनर चाइल्ड की हाथों में ही टैक्सेबल की जाएगी और उसको जो भी स्लैब का बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा। बात करते हैं माइनर सन बी की, तो यहाँ पे 1 लाख स्कॉलरशिप मिली वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, बट इसको इन्वेस्ट करके जो FD का इंटरेस्ट मिला दैट विल बी टैक्सेबल। किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 17,50,000 की इनकम है, तो यहाँ पे जो 5,000 है यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, बट हर बच्चे पर 1,500 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर ये ओल्ड रिजिम में होंगे तभी मिलेगा, न्यू रिजिम में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं माइनर डॉटर सी की, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो मैनुअल वर्क या स्किल वर्क है, यहाँ पे कोई भी क्लबिंग नहीं एप्लीकेबल होगा। कैश गिफ्ट जो है वो 45,000 का है, यहाँ पे भी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे फाइनल इनकम आ गई 17,53,500 और 9,60,000 मिस्टर एंड मिसिस दोनों की। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मोहन एज 30 ईयर्स सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 24-25 के रिलेटेड। Mr. Mohan had a house in Delhi. During financial year 21-22, he had transferred the said house to Miss Veena, daughter of his brother, without any consideration. भाई तो यहाँ पे आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन। आगे, हाउस वुड गो बैक टू मिस्टर मोहन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ मिस वीना, मतलब ये रिवोकेबल ट्रांसफर है। द ट्रांसफर वॉज मेड विद द कंडीशन that 15% rental income from such house shall be paid to Mrs. Mohan. Rent received by Miss Veena during the previous year 24-25 from such house property 6,50,000। तो ये 6,50,000 जो है वो मिस्टर मोहन के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली आप इनकम जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। मिस्टर एंड मिसिस मोहन फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म with equal share in profits. Mr. Mohan transferred a fixed deposit of 50 lakhs to such firm. Firm had no income expense other than the interest of 6 lakh received from such fixed deposit. Firm distributed the entire surplus to Mr. and Mrs. Mohan at the end of the year. तो यहाँ पे जो 6 लाख है वो इनकम है फर्म की, यहाँ पे फर्म को टैक्सेबिलिटी होगी। फर्म से जो भी प्रॉफिट का शेयर मिलता है पार्टनर्स को दैट इज फुल्ली एग्जाम, तो यहाँ पे कोई भी क्लबिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मोहन। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा बिकॉज फर्म हैज ऑलरेडी पेड द टैक्सेस ऑन द इनकम अर्न बाय दैट फर्म। मिस्टर मोहन होल्ड्स प्रेफरेंस शेयर्स इन मेसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड। He instructed the company to pay the dividends to Miss रोशनी, daughter of his servant। भाई सर्वेंट की डॉटर को आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट। पढ़ते हैं यहाँ पे द ट्रांसफर इज इररिवोकेबल फॉर द लाइफ टाइम ऑफ
रोशनी, तो यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं हुए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय मिस रोशनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 10 लाख, तो ये हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर मोहन के, क्योंकि यहाँ पे असेट ट्रांसफर नहीं हुई। इनकम भले ही ट्रांसफर आप कर रहे हो, अगर आपने ट्रांसफर असेट नहीं की तो वैसे केस के अंदर आपके हाथों में ही क्लबिंग होने वाला है। मिस्टर मोहन इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 16,000 फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 15,000 फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इनका सेट ऑफ होगा, जब हम सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ लेंगे तब हमको इसका सेंस बनेगा। अदर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक टैक्सेबल, कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रिसीव्ड फ्रॉम डॉटर ऑफ हिज सिस्टर ऑन इज बर्थडे, ये भी टैक्सेबल, 50,000 से ऊपर है। इनकम ऑफ बेटिंग 34,000, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ये भी टैक्सेबल। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, भाई ये जो है किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता, ये कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मोहन फॉर असेसमेंट 25-26 एंड द लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से गिनने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें घर की, तो यहाँ पे घर ट्रांसफर किया है बट इसकी इनकम जो है वो मिसिस मोहन को मिल रही है, तो यहाँ पे क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगी। 6.5 लाख का जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मोहन, यहाँ पे 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। नेट इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मोहन। बात करें फर्म के इनकम की, तो ये एग्जम्प्ट है, यहाँ पे कोई भी क्लबिंग नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने सेट ऑफ कर दिया, हम अभी नहीं देख रहे हैं इसको। आगे डिविडेंड जो ट्रांसफर किया है सर्वेंट की डॉटर को, वो टैक्सेबल होगा मिस्टर मोहन को, क्योंकि आपने असेट ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ इनकम ट्रांसफर किया है। आगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक टैक्सेबल, कैश गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 इज टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बेटिंग यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ नहीं मिलता, पूरा टैक्सेबल। कार्ड गेम पूरा टैक्सेबल। इसके अलावा जो हॉर्स रेस वाला लॉस था वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो बच गया वो भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 18,10,000। अभी मैं डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब डिडक्शन का चैप्टर हो जाएगा तब हम इसको देखेंगे। इसके अलावा एक और सम है बट इसको कवर करेंगे हम आफ्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे कई सारा लॉसेस का कंसेप्ट होने वाला है।